बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने अपनी रिटर्न को किस तरीके से उसकी जो कैलकुलेशन है उसको देखना है, और जो क्या क्या डिफरेंसेस हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को क्या चीज़ें मिलती हैं और जो अदर दैन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको क्या एडिशनल चीज़ें रिसीव होती हैं। तो ये काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं और मेरे पास भी काफ़ी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की जो क्लाइंट्स हैं उनकी तरफ से भी मसला काफ़ी इश्यूज़ आए हैं, स्पेशली जो टीचर्स हैं और इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जो रिटायरमेंट इवन रिटायर भी हो गए हैं, लेकिन काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं कि हमें एक उनकी तरफ से जो डिडक्शन सर्टिफिकेट है वो रिसीव नहीं हो रहा। तो उसको हम बेसिक जो रीज़न्स क्या हैं, क्या हमें रिसीव होगा या नहीं होगा, अगर नहीं रिसीव हुआ तो हमने किस तरीके से रिटर्न को फ़ाइल करना है। तो पहले हम कुछ बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो सैलरी स्लिप है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई को भी रिसीव होती है और जो प्राइवेट एम्प्लॉई है यानी कि अदर दैन गवर्नमेंट है उनको भी रिसीव होती है, यानी कि जो मंथली सैलरी स्लिप भी होती है और एनुअल भी हमें रिसीव हो जाती है उनसे। और उसके बाद आता है कि जो डिडक्शन या फ़ाइन्स हैं वो भी सैलरी स्लिप के अंदर अवेलेबल होती हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो टोटल सैलरी है उसमें से कोई फ़ाइन या डिडक्शन है वो माइनस करने के बाद हमारी इनकम बनती है। तो ये डिटेल भी हमें गवर्नमेंट से भी रिसीव होती है और जो अदर दैन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनसे भी रिसीव होती हैं, यानी कि सैलरी स्लिप के अंदर मेंशन होता है। फिर जो हाउस रेंट है वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई की सैलरी स्लिप के अंदर मेंशन होता है और जो अदर दैन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनकी सैलरी स्लिप में भी मेंशन होता है। इसके अलावा फर्दर बेशुमार किस्म के अलाउंसेस होते हैं, ओवर टाइम हो सकता है, टीएडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो सैलरी का पार्ट है जैसे मेडिकल अलाउंसेस हैं तो वो भी सेपरेट अवेलेबल होते हैं और जो अदर दैन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके पास भी वो चीज़ अवेलेबल होती है। अब पॉइंट ये डिस्कस करने का ये है कि अदर अलाउंसेस में सारी चीज़ें कवर्ड हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अदर जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है उनकी तरफ से रिसीव होती हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन ओपन होती है और एम्प्लॉयर का फंडामेंटल या बेसिक राइट्स हैं कि वो आप उनसे जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं आप उनसे रिक्वायर्ड कर सकते हैं फॉर रिटर्न फाइलिंग। अब मसला कहाँ पे आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मसला ये आता है कि गवर्नमेंट, अब फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसका एनुअल 1 लाख रुपया जो टैक्स है वो डिडक्ट हुआ है और जो प्राइवेट एम्प्लॉई है उसका भी डिडक्ट हुआ है। अब होता क्या है कि प्राइवेट जो एम्प्लॉयर है उनके वो एम्प्लॉयर क्या करता है, वो आपको एक सीपीआर दे देता है कि जी ये टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट है, ये उसके सीपीआर नंबर हैं और मैंने आपके नाम पे 1 लाख जमा करवा दिया है। और उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, हमारे लिए एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट एविडेंस आ जाता है कि जी एम्प्लॉयर ने मेरी सैलरी से टैक्स डिडक्ट करने के बाद जमा भी करवा दिया। अब उसको हम क्या करते हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन पोर्टल यानी कि MIS पे जाके हम जाके वेरीफाई भी करते हैं कि अगर 1 लाख डिडक्ट हुआ तो क्या 1 लाख हमारे अकाउंट में आ रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी वजह से नहीं आ रहा तो हम CPR की वेरिफिकेशन करते हैं, और अगर वो अमाउंट कम है या ज़्यादा है तो हम फर्दर डिस्कशन करते हैं। सम टाइम सिस्टम का इशू भी हो सकता है MIS में, लेकिन हम उसको रिटर्न फाइल करने से पहले रिकनसाइल करते हैं। ये हमने ऑलरेडी एक लेक्चर में देखा था जहाँ पर हमने देखा था रिमेंबर 5 पॉइंट्स बिफोर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, जिसमें हमने रिकनसिलेशन करना भी सीखी थी। अब होता क्या है जी, ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं अब इनको CPR नहीं रिसीव होता, ना ही कोई टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट रिसीव होता है। अब मसला ये आता है कि जब हमारे पास, जब अक्सर जो भाई हैं वो रिटर्न जब फाइल करते हैं वो कहते हैं जी हमारे पास तो सर्टिफिकेट नहीं है। इवन जो कंसल्टेंट्स हैं या जो लॉयर्स हैं जब वो अपने क्लाइंट से डिस्कस करते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप सर्टिफिकेट लेके आएँ। तो क्या हमें गवर्नमेंट के केस में सर्टिफिकेट रिसीव होगा, CPR सर्टिफिकेट रिसीव होगा? तो वो कभी भी रिसीव नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है, देखें एक चीज़ बड़ी हमें क्लियरली अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि जो जहाँ से हम सैलरी यानी कि जो एम्प्लॉई है सैलरी रिसीव कर रहा है वो कौन सा डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और जहाँ पे हमने रिटर्न फाइल करनी है वो कौन सा डिपार्टमेंट है, FBR डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब ये भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और ये FBR भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, यानी कि जो जहाँ से हम सैलरी रिसीव कर रहे हैं। तो ये दोनों डिपार्टमेंट यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये वाला टैक्स डिडक्ट करेगा और FBR को जमा करवा देगा। अब मसला ये है कि जो प्राइवेट एम्प्लॉई हैं वो तो सम टाइम रूल फॉलो करते हैं, सम टाइम नहीं करते, सम टाइम सही तरीके से डिडक्ट करेंगे टैक्स, सम टाइम नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे हो सकता है लाइबिलिटी 110 बनती हो वो 1 लाख डिडक्ट कर लें, या 95 बनती हो वो 1 लाख डिडक्ट कर लें, यानी कि यहाँ पे गलती हो सकती है। लेकिन उसी गलती को हम प्रिवेल नहीं कर सकते कि जी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी सेम गलती करेगा, ऐसा नहीं है। हमारा कोई इसमें जो एम्प्लॉई सैलरी ले रहा है उसका इसमें कोई किसी किस्म का कोई उसमें उसकी नेग्लिजेंसी नहीं है या उसकी मिस्टेक नहीं है। देखें आपको सैलरी रिसीव हुई है और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, जैसे ये प्राइवेट है।
अब इनका ऑडिट भी होता है, OGDC वाले इनका ऑडिट भी करते हैं, इनके पास पेट रूल्स हैं, उस क्योंकि पेंशन है, GP फंड्स हैं, ग्रेजुटी है, बेशुमार किस्म की चीज़ें होती हैं, उनके मुताबिक ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद उसका टैक्स डिडक्ट करते हैं। अब हमें 1 लाख रुपया जनाब टैक्स बनता है हमारा, IRS के अंदर जाके हमने जब सैलरी रिपोर्ट की तो पता चला जी 1 लाख टैक्स बन गया है, हमारे पास तो CPR नहीं है, तो अब क्या करें? सिंपल आपने ये करना है कि एडजस्टेबल में जाना है, एडजस्टेबल टैक्स में, और 149 में जितनी आपकी लाइबिलिटी बन रही है ना, सारी की सारी वहाँ पे मेंशन कर दें। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस है या नहीं है, वो आएगा भी नहीं। वो क्यों नहीं आएगा कि गवर्नमेंट का जो स्टाफ है वो वन टाइम पूरे महीने में या पूरे साल में, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए आपका है और इसी तरीके से कोई वो 100 ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास मंथली, तो जितनी भी ये अमाउंट बनेगी वो इंडिविजुअल NTN पे CNSE पे जमा नहीं करवाएंगे, वो कंबाइन करके एक ही जो CPR वो जनरेट करेंगे और गवर्नमेंट को जमा करवा देंगे। उन्होंने मेक श्योर ये करना है कि ये जो अमाउंट है FBR को सबमिट हो गई है। तो अब ये आप देखें कि जब आपके नाम पे CNSE जमा ही नहीं हुआ या आपके CNSE या NTN पे टैक्स जमा ही नहीं हुआ, तो आपको CPR कहाँ से रिसीव होगा? तो कभी भी रिसीव नहीं होगा। तो सिंपल आपने लॉजिक याद रखना है, जितना टैक्स कैलकुलेट हुआ है उसको एडजस्टेबल में लिखें और अपनी रिटर्न फाइल कर दें, प्रॉपर वेल्थ की रिकन्सिलेशन करें, जो बाकी इंफॉर्मेशन है केयरफुली मेंशन करें। इस CPR रिसीव होता या नहीं होता? जो सैलरी आपको रिसीव हुई है सैलरी सर्टिफिकेट से, यानी कि जो स्लिप रिसीव हुई है उसमें चाहे एरियर हैं, चाहे करंट ईयर की सैलरी है, कोई भी अलाउंसेज हैं, उनको कंबाइन करें, जमा करें, सैलरी में जाके उसको रिपोर्ट करें, जो टैक्स बनता है वहाँ पे लिख दें। इसके अलावा आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और ये पिछले 4-4, 5-5 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कभी भी इस चीज़ के ऊपर नोटिस रिसीव नहीं हुआ। एक क्लाइंट को रिसीव हुआ तो सिंपल ये रिप्लाई था कि जी वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ये भी है, आप हमें बताएं हम कैसे लें सर्टिफिकेट। आप उनको लेटर लिखें कि जी इनके नाम का हमें सर्टिफिकेट दे दें, या तो फिर डिपार्टमेंट आप सही चेक नहीं कर रही है, वो जमा नहीं करवा रहे। इसमें एम्प्लॉई का क्या कसूर है? मतलब आप सैलरी ले रहे हैं, कोई आपके नाम का टैक्स डिडक्ट कर रहा है, वो जमा नहीं करवा रहा, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए सिंपल सा रूल है कि वो साल के एंड पे जाके जितनी भी सैलरी सबमिट होती है वो टैक्स जमा करवाते हैं, लेकिन वो कंबाइन करवाते हैं। वो सिर्फ एक चलान मैनुअल जनरेट करते हैं और इवन उनके पास लॉगिन भी नहीं होता। जो अक्सर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वो सिर्फ एक मैनुअल चलान जनरेट करते हैं, जो अभी भी मैनुअल नेशनल बैंक में चीज़ें जो पेमेंट जमा हो रही हैं वो उसके मुताबिक बना के नेशनल बैंक में जाके FBR में वो अमाउंट डिपॉजिट करवा देते हैं। तो इसलिए आपने याद रखना है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई नेग्लिजेंसी नहीं है। अगर कोई मसला आता है तो मैं इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल हूँ, और जो अमाउंट आपने यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है वो सारी की सारी अमाउंट आप जो वहाँ पे रिपोर्ट कर दें एडजस्टेबल टैक्स में। लेकिन हाँ, याद ये रखें कि जो भी अमाउंट आप लिखें वो जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सैलरी स्लिप रिसीव हो रही है ना, वही अमाउंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि वहाँ पे जनाब 2 मिलियन आ रहा है और आप यहाँ पे 3 मिलियन लिख लें, ऐसा नहीं है। तो एविडेंस आपका ये है कि सैलरी स्लिप के अंदर जो अमाउंट मेंशन है वही आनी चाहिए। एडिशनल अगर आप कुछ लिखेंगे तो उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं आप, क्योंकि वो गवर्नमेंट से आपने रिसीव ही नहीं की। तो इस तरीके से आपने रिटर्न फाइल करनी है। दूसरा जो इस चीज़ का इस लेक्चर का पार्ट है वो ये है कि क्या सैलरी इंडिविजुअल जो हैं उन्होंने 147 के जो नोटिस रिसीव हो रहे हैं क्या ये सबमिट करना है? तो उन्होंने नहीं करना। सिंपल ये अकॉर्डिंग टू, हमने पहले भी एक लेक्चर कल देखा है, उस अकॉर्डिंग टू 147 के रूल्स हैं इनकम टैक्स के, उसके मुताबिक जो सैलरी इंडिविजुअल्स हैं उनका एट सोर्स टैक्स डिडक्ट हो जाता है, उन्होंने टैक्स जमा नहीं करवाना। तो सिंपल आपने रिप्लाई करना है कि वी आर सैलरी इंडिविजुअल्स, वी आर एग्जम्प्ट फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ क्वार्टरली एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 147। अगर रिप्लाई कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो आपसे कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि आपकी रिटर्न के अंदर सिर्फ सैलरी आ रही है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए। उम्मीद है कि इसमें काफ़ी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी कोई क्वेश्चन आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।